नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सैलेंट फीचर्स। कुछ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो रह गए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से आप उस वीडियो पर जा सकते हैं या चैनल पर जाकर पंचायती राज सीरीज़ के नाम से सीरीज़ सर्च करके आप वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस। उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है या पहला फीचर जो हम कह सकते हैं वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है बच्चों? स्टेट इलेक्शन कमीशन वो होता है जो सारे इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन चेक करता है, यानी इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करवाना है या उनके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सब कौन देखता है? इस सब को इलेक्शन कमीशन देखता है, जो स्टेट के अंडर एस्टेब्लिश्ड होता है। और इसमें जो ऑफिसर होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो बच्चों, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। कंडीशन ऑफ सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस को डिसाइड करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसका कंडीशन ऑफ सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस कौन डिसाइड करता है? गवर्नर। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर, तो उनका रिमूवल कैसे किया जा सकता है? उनका रिमूवल किया जा सकता है एज ऑन द सेम ग्राउंड्स, जैसे कि हमारे स्टेट के हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उसी ग्राउंड्स पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो ये सैलेंट फीचर के अंडर हमें बताता है। कौन सा एक्ट? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब हम बात करते हैं इसकी पावर्स की, यानी ये जो एक्ट है क्या क्या पावर और फंक्शंस पंचायती राज को देता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये एक्ट कुछ पावर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि उनको अथोराइज करता है कि उनको इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस की पावर दी जाए, यानी उनके पास इतनी पावर हो कि वो अपना काम अपने आप कर सके और अपने प्लान्स जो उनको इम्प्लीमेंट करने हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो और सोशल जस्टिस के लिए वो इम्प्लीमेंट कर सके, या कोई स्कीम उनको इम्प्लीमेंट करनी है अपने एरिया में, अपने विलेज में, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। यानी ये एक्ट पंचायत को इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस यानी सेल्फ गवर्नेंस एस्टेब्लिश करता है बाय पावर। ओके, यानी प्रॉपर पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये एक्ट रिकमेंड करता है पंचायत के लिए। ठीक है बच्चों। अब दूसरा तो हमारा पावर का हो गया। तीसरा जो आज का फीचर है वो क्या है? फाइनेंसिस। तो पंचायत को कोई भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी होंगी या कोई प्लान्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करना होगा इम्प्लीमेंट, तो उसके लिए उनको फाइनेंसिस चाहिए होंगे। तो फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे बच्चों? तो उनके लिए उनको प्रॉपर अथॉरिटी मिलेगी इसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, ताकि वो कुछ ड्यूटीज़, टोल्स और कुछ फीस जो कि अप्रोप्रिएट है यानी सही तरीके से लगा सके और सही तरीके से उनका कलेक्शन कर सके। तो ये पावर कौन देता है? ये एक्ट पंचायत को देता है। ओके, कुछ ग्रांट इन एड, जैसे कि मतलब आपातकालीन सिचुएशंस में कुछ फंड्स अगर पंचायत को चाहिए होते हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट इन एड के अंडर ले सकता है। ये भी एक्ट परमिशन देता है फाइनेंशियल पावर के अंडर पंचायत को। ओके, तीसरा और क्या देता है कि जो स्टेट कई बार पंचायत के एरिया में टोल्स लगा देता है या कुछ फीस या टैक्सेस लगा देता है, तो वो भी जो हमारा स्टेट है वो शेयर करेगा उस प्रॉपर विलेज के पंचायत के साथ, ताकि उनकी डेवलपमेंट और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके। ओके, तो बच्चों फाइनेंसिस के अंडर 3 पॉइंट्स मैंने बताए आपको। पहला कि पंचायत कुछ टैक्सेस लगा सकता है, दूसरा स्टेट कोई टैक्सेस लगाता है पंचायत के एरिया में तो वो शेयर करेगा उन टैक्सेस को या ड्यूटीज़ को या फीस को पंचायत के साथ। ओके,
और तीसरा जो होगा वो कि मजबूरी के दौरान यानी आपातकालीन सिचुएशन के दौरान, इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान पंचायत ग्रांट इन एड के अंडर कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से कुछ फंड्स ले सकते हैं। ये पावर, ये एक्ट पंचायत को देता है। ओके, तो अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन वो कमीशन है जिसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। हर 5 साल में गवर्नर को फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट करना होगा। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? उनको कंडीशन रिव्यू करनी होती है पंचायत की कि भाई उनके पास प्रॉपर अमाउंट का फंड्स है कि नहीं डेवलपमेंटल कार्य करने के लिए। ओके, तो ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस कर सकता है। ओके, और उन रिकमेंडेशन की लिस्ट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जा सकती है। ओके, और उसमें हमारा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है यानी हमारे पार्लियामेंट का जो फाइनेंस कमीशन है पूरे देश का, तो वो भी कुछ सजेशन सजेस्ट करता है किसको? हमारे फाइनेंस कमीशन को, या कुछ रिकमेंडेशंस भी दे सकता है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए अच्छे से काम करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ओके, तो अब बात करते हैं कि कुछ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स भी होता है कि हर साल कितना पैसा यूटिलाइज हुआ, किस किस चीज़ में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी उसको यूज़ किया गया पैसे को, तो उसकी एक ऑडिटिंग यानी पासबुक बनाई जाती है। जैसे आपके बैंक अकाउंट्स में पासबुक होती है कि आपका इतना पैसा क्रेडिट हुआ, इतना पैसा डेबिट हुआ, यानी कैग हमारे देश की ऑडिटिंग मशीनरी है। ओके, जो हमारे अकाउंट्स को चेक करती रहती है कि प्रॉपर अमाउंट में फंड्स यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, ये एक्ट पंचायती राज को पावर देता है कि वो कोर्ट्स के इंटरफेरेंस को बैन कर सकते हैं कुछ केसेस में। अब वो केसेस देखते हैं बच्चों। पहला केस क्या है? वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डेलिमिटेशन of constituencies or the allotment of seats to such constituencies cannot be questioned in any court। यानी डेलिमिटेशन कमीशन कुछ बाउंड्रीज सेट करता है किसी भी स्टेट की या किसी एरिया की, और उसमें उसी के एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को अलॉट किया जाता है कि कितनी सीट्स यहाँ बनाई जाएंगी, किसकी? एमपी की या एमएलए की, इस तरीके से। ओके, ताकि उन पे इलेक्शन कंटेस्ट किया जा सके। तो उसमें उस कार्य में कोर्ट्स की इंटरफेरेंस पंचायत बैन कर सकती हैं, यानी उसमें कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। किसी भी पंचायती इलेक्शंस पे कोर्ट में क्वेश्चंस नहीं उठाए जा सकते हैं जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर कुछ ऐसा कोर्ट में पिटीशन फाइल ना करे। तब तक कोई भी पंचायती इलेक्शंस पर कोई भी सवाल या जजमेंट कोर्ट नहीं सुना सकता है। ये था सेकंड केस बच्चों। तो अब बात करते हैं बच्चों कंपल्सरी प्रोविजंस और वॉलंटरी प्रोविजंस जो ये एक्ट हमें प्रोवाइड करता है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कंपल्सरी प्रोविजंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन ए विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ओके, यानी हर विलेज में एक ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। तो ये कहता है कंपल्सरी प्रोविजन के अंडर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि तीनों लेवल पर पंचायत एस्टेब्लिश की जाए, इंटरमीडिएट, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल पर पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। थर्ड पॉइंट, हमारे पंचायत के तीनों लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर अपॉइंट किए जाएं। ओके, फोर्थ पॉइंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन से अपॉइंट किए जाएं चेयरपर्सन्स कौन कौन से लेवल पर? इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, और डायरेक्ट इलेक्शन से कौन चेयरपर्सन अपॉइंट होगा पंचायत में? विलेज लेवल पर सरपंच अपॉइंट होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है कि पंचायत की इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए।
ओके। 6th पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए फॉर मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन्स। किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तीनों पंचायत लेवल पर, यानी विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तीनों में SC ST के लिए, मेंबर्स के लिए और चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। 7th पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स फॉर वुमेन इन द पंचायत। तो वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन डिमांड करता है ये एक्ट, तीनों लेवल पर, मेंबर्स की सीट में भी और चेयरपर्सन की सीट में भी। ओके। 8th पॉइंट, ये पंचायत का टेन्योर फिक्स करता है 5 साल, और फ्रेश इलेक्शंस इन केस कोई पंचायत को खारिज कर दिया जाता है बीच में, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है किसी पंचायत को, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स में, जो कि सुपर सेशन होगा 6 महीने का, उसी में फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ये एक्ट कहता है। और ये 9th पॉइंट क्या कहता है ये एक्ट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी हर पंचायत एरिया में, हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट जरूरी है, ताकि वो पंचायत के इलेक्शंस कंटेस्ट करवा सके अच्छे से। 10th पॉइंट, हर स्टेट में फाइनेंस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हो, ताकि वो हर 5 साल में पंचायत की कंडीशन को रिव्यू कर सके कि उनको प्रॉपर फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं। अब ये लिस्ट है कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस की जो ये एक्ट देता है, आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ प्रोविजंस हमने देखे बच्चों, जो कि कंपल्सरी प्रोविजंस थे और वॉलंटरी प्रोविजंस थे। अब इसमें क्या ये एक्ट यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई किया जा सकता है? तो ये अप्लाई किया जा सकता है, ये एक्ट कहता है, लेकिन कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे। तो बच्चों, जहां 1993 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लग सकता, वहां कौन सा एक्ट लगेगा? पेशा एक्ट 1996, जो कि एक एक्सटेंशन एक्ट भी है। तो पेशा एक्ट 1996 को हम कहाँ लगाएंगे? जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। तो कुछ स्टेट्स में हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि टोटल 10 स्टेट्स हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 10 स्टेट्स हैं, इनमें हमारे कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ओके, तो वहाँ कौन कौन इस एक्ट को अप्लाई कर सकता है? तो इस एक्ट को हमारे गवर्नर उस स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे प्रेसिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, अब 10 स्टेट्स के नेम देखते हैं जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ओके, तो पहली स्टेट है आंध्र प्रदेश, दूसरी है झारखंड, तीसरी तेलंगाना, चौथी गुजरात, पांचवी हिमाचल प्रदेश, छठी छत्तीसगढ़, सातवीं मध्य प्रदेश, आठवीं महाराष्ट्र, नौवीं ओडिशा, 10वीं राजस्थान। तो ये 10 स्टेट्स हैं जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। और ये जो हमारी 10 स्टेट्स हैं कौन से शेड्यूल के अंदर आती हैं? तो ये हमारी 5th शेड्यूल के अंदर आती हैं। ओके, जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं ना, उनमें 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ में इन 10 स्टेट्स को रखा गया है। तो यहाँ पर जो पंचायत एक्ट है 1993 अमेंडमेंट एक्ट था, उसको मॉडिफाई करके लगा सकते हैं, या इन एरियाज़ के लिए एक स्पेशल एक्ट जो डिज़ाइन किया गया है वो है पेशा एक्ट 1996, जिसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इस एक्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत्स टू द शेड्यूल्ड एरियाज विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव इस एक्ट ने कहा कि जो पंचायत का एक्ट है उसको मॉडिफाई करके शेड्यूल्ड एरियाज में अप्लाई करना, इस पेशा एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूल जो कि ट्राइबल्स के लिए है उस शेड्यूल्ड स्टेट में
या उस शेड्यूल्ड स्टेट के उस एरिया में जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, तो वहाँ उनको इंडिपेंडेंट पावर दी जाए ताकि वो अपने तरीके से अपना ट्राइबल कल्चर फॉलो कर सकें, उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव कहता है। अब देखते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड टू मेक द ग्राम सभाएं न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। यानी लोगों को शामिल करना और एक कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें उनकी राय लेना और ग्राम सभा को एस्टेब्लिश करना, उससे परमिशन लेना। यानी जो ग्राम सभा किसकी बनी होती है बच्चों? ग्राम सभा होती है जो भी जिस भी एरिया में पंचायत है तो उसके सारे जो रजिस्टर्ड इलेक्टोरल वोटर्स होते हैं उनसे ग्राम सभा बनाया जाता है। तो कुछ भी अगर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है या कोई डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंट करने हैं उस विलेज एरिया में, तो उनसे बातचीत करके वो प्लान्स इम्प्लीमेंट होंगे कि ये आपके डेवलपमेंट के लिए हैं। ठीक है, तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव कहता है। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चों इसका, टू इवॉल्व ए सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इनको इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना है जो कि ट्रेडिशनल लिंक रखता हो, कि मतलब प्रॉपर डेमोक्रेसी की तरह ही उसको एस्टेब्लिश किया जाए। जैसे पूरे देश में पंचायत में एक्ट लगाए जाते हैं उसी तरीके को फॉलो करके वहाँ ट्रेडिशनल रूल्स के तहत, यानी उस एरिया के जो लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए रूल्स प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएँ उसमें। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चों, टू सेफगार्ड एंड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो बच्चों फिफ्थ ऑब्जेक्टिव कहता है कि उनको प्रिजर्व करना है जो कि हमारे ट्राइबल्स एरियाज़ में ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, कुछ कस्टम प्रैक्टिसेस हैं यानी ट्रेडिशनल, जैसे कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या नॉर्मल लिविंग प्रैक्टिसेस जो कि वो परफॉर्म करते हैं डे बाय डे। तो उनको हमें बचाना है, या उनके जो कस्टम्स हैं रिलीजन्स में कुछ स्पेशल फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं उस तरीके के, जो कि वो पूजा वगैरह के हो सकते हैं या कुछ और भी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव कहता है पेशा एक्ट। अब सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चों, टू एम्पावर पंचायत्स एट द अप्रोप्रिएट लेवल्स विद स्पेसिफिक पावर्स कंड्यूसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स। तो ये ऑब्जेक्टिव कहता है बच्चों कि आपको पंचायत को प्रमोट करना है यानी एम्पावर करना है और उनको इस तरीके से एस्टेब्लिश करना है शेड्यूल्ड एरियाज़ में, और उनको इस तरीके से पावर देनी है कि वो जो ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाए पंचायत। ओके, यानी उनके फ़ायदे के लिए ही काम कर पाए। जैसे और स्टेट्स में अप्लाई जो कि अनशेड्यूल्ड है उनमें अप्लाई किया जाता है पंचायत एक्ट, उस तरीके से काम ना करे, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में और शेड्यूल्ड स्टेट में कुछ रिसोर्सेज का और कुछ एरिया का डिफरेंशिएशन होता है। तो उस तरीके से ही जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है उनमें उस तरीके से ही पंचायत के रूल्स फॉलो किए जाएं और उसी तरीके से उनको पावर्स हों काम करने की। तो ये एक्ट कहता है सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव में। अब सेवन्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चों इसका, टू प्रिवेंट पंचायत्स एट द हायर लेवल फ्रॉम अज्यूमिंग द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत्स एट द लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा। तो सेवन्थ ऑब्जेक्टिव बच्चों कहता है कि पंचायत को प्रिवेंट भी करना है, यानी उन्हें रोकना भी है कभी वो वहाँ हाईएस्ट अथॉरिटी बन के बैठ ना जाएं, यानी पावर को अपने हाथ में ना ले लें। पंचायत के जो भी मेंबर्स होते हैं कभी वही वहाँ लीडर ना बन जाए। तो ये भी प्रिवेंट करना है कि वहाँ ग्राम सभा की इम्पोर्टेंस बनी रहे, लोगों के राइट्स को वायलेट ना किया जाए पंचायत के लीडर्स के द्वारा। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं हम इसके कुछ फीचर्स जो पेशा एक्ट हमें देता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ फीचर्स पेशा एक्ट 1996 की, जो कि एक एक्सटेंशन एक्ट है। तो पहला देखते हैं, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स ही देखेंगे बच्चों, बाकी आपको लिस्ट शो कर दी जाएगी वीडियो में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहला है बच्चों, ए स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द पंचायत इन द शेड्यूल्ड एरिया शैल बी इन कॉन्सोनेंस विद द कस्टमरी लॉ, social and religious practices and traditional management practices of community resources। यानी
स्टेट के बीच में और पंचायत के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी उस एरिया में लोग रहते हैं उनका सोशल और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस या कोई जो उनके लॉज हैं जो उन्होंने बना रखे हैं अपने काम करने के लिए, उनका वॉलेशन ना किया जाए, उनको हटाया ना जाए। तो वो उस तरीके से अपनी लिविंग जीते रहें, उसी तरीके की प्रैक्टिसेस करते रहें, और वो रूल्स जो उन्होंने बना रखे हैं कभी से, सदियों से, तो वो उनको फॉलो करते रहें, उनको तोड़ा ना जाए। ये पहले से ही स्टेट के बीच में और जहाँ वो पंचायत एस्टेब्लिश हो रही है जिस भी शेड्यूल एरिया में, उनके बीच एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये एक्ट कहता है। दूसरा जो फीचर है बच्चों, ए विलेज शैल ऑर्डिनरीली कंसिस्ट ऑफ ए हैबिटेशन और ए ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस और ए हैमलेट or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with tradition and customs। यानी वो अपने तरीके से सेटलमेंट यानी घर बना सकते हैं किसी भी तरीके का, बड़ा छोटा, एक हैमलेट, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, इस तरीके से, या कोई विलेज में कुटिया वगैरह। तो वो उनकी मर्ज़ी है, उसमें कोई भी चेंज ना किया जाए, वो राइट्स उन्हीं के पास रखा जाए। तीसरा फीचर है बच्चों, एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी ये तीसरा फीचर कहता है कि हर विलेज में एक ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि किन से बनी होगी, जो रजिस्टर्ड वोटर्स उस एरिया के हैं, यानी जो 18+ हैं वोटर्स, उन सब से मिलके ग्राम सभा को बनाया जाएगा, जो कि हर शेड्यूल्ड एरिया में होगी, और ये अनशेड्यूल्ड एरियाज में भी होती है बच्चों। ओके, अब फोर्थ फीचर है बच्चों इसका, एवरी ग्राम सभा शैल बी कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल, देयर कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड द कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ग्राम सभा को मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो कहाँ रहते हैं उनकी कम्युनिटी को प्रॉपर प्रोटेक्ट करना होगा, वो रूल्स क्या फॉलो करते हैं अपने सामान्य जीवन में, तो उनको प्रोटेक्ट करना होगा। अब ये सब प्रोटेक्ट कौन करेगा? ग्राम सभा प्रोटेक्ट करेगा। ये सारे काम ग्राम सभा के होंगे। अब देखते हैं इसका बच्चों फिफ्थ फीचर। तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं ग्राम सभा के पास। तो फर्स्ट ऑप्शन है अप्रूव्स ऑफ द प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर दे आर टेकन अप फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या कोई प्रोजेक्ट्स या कोई स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने हैं उस शेड्यूल्ड एरिया में, तो ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी पंचायत को पहले उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, ये था फर्स्ट जो ग्राम सभा का राइट है, यानी ग्राम सभा के पास पावर है। अब दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है बच्चों? ग्राम सभा को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कुछ स्कीम्स जो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं जैसे कि, या कोई और प्रोग्राम्स जो वहाँ इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, तो उनको भी पहले ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी उस एरिया में काम करने से पहले। अब देखते हैं तो सिक्स्थ फीचर कहता है कि जो भी पंचायत को फंड मिलते हैं इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले पॉइंट में बात की, तो उस फंड को यूज़ करने के लिए पंचायत को पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ग्राम सभा से लेना होगा, तब वो उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। सेवन्थ फीचर बच्चों, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज इन एवरी पंचायत शैल बी in proportion to the population of communities for whom reservation is sought to be given under part 9th of the constitution. However, the reservation for the scheduled tribes shall not be less than 1/2 of the total number of seats. Further, all seats of chairpersons of panchayats at the level shall be reserved for scheduled tribes. जितनी भी सीट्स होंगी उसका 1/2 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन यानी रिजर्व किया जाएगा। अब मान लो उस शेड्यूल्ड एरिया में 5 सीट्स हैं, तो उसका 1/2 किसके लिए रिजर्व किया जाएगा? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उससे कम रिजर्व नहीं किया जाएगा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इसके 8th पॉइंट की। द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट सच शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत्स।
at the intermediate level or the panchayat at the district level. But such nominations shall not exceed 1/10 of the total members to be selected in that panchayat. तो ये फीचर कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ बंदों को नॉमिनेट करें या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नॉमिनेट करें, कुछ ट्राइब्स जो रह रही हैं उस एरिया में जिनका रिप्रेजेंटेशन पंचायत में ना हो। यानी कहाँ किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस बंदों को या उस ट्राइब को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है पंचायत में जिनको राइट नहीं मिला हुआ या उनको पद नहीं मिला हुआ पंचायत में। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है या नॉमिनेशन है 1/10 से लेस नहीं होना चाहिए और ये 1/10 से एक्सीड भी नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है? ये फीचर किसका? 1996 एक्सटेंशन एक्ट, जो कि पंचायत के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, अब इसका 9वां फीचर है बच्चों, ग्राम सभा और द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शैल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यानी कि ये फीचर कहता है कि ग्राम सभा के एरिया में जो भी शेड्यूल्ड एरिया है उसमें जो ग्राम सभा है उसके एरिया में अगर कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या कोई और डेवलपमेंट प्लान्स, तो आप उस एरिया के जो लोग हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते विदाउट ग्राम सभा की परमिशन के। या जो प्रोजेक्ट्स आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट करना चाहती हो या कोई और प्राइवेट बिल्डर, तो वो कर नहीं सकते हैं बिना ग्राम सभा के सर्टिफिकेट के बिना। यानी पहले कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना होगा या कोई स्कीम इस तरीके की या बिल्डिंग्स बनानी होंगी तो उससे पहले उनको ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी। उसके बिना किसी भी आदमी को वहाँ से उस एरिया से रिमूव नहीं किया जा सकता। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ बच्चों। तो अब कुछ और पॉइंट्स बच्चों मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैंने पहले डिस्कस करे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इस एक्ट के। तो बच्चों बात करते हैं कि पंचायत को फाइनेंसेस कहाँ से मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उनको जो ग्रांट्स हैं यूनियन गवर्नमेंट से मिलती हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। दूसरा, उनको ग्रांट्स मिलती हैं स्टेट गवर्नमेंट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 243I यानी 243I। तीसरा, लोन्स और ग्रांट्स कुछ स्टेट से मिल जाती हैं उनको। फोर्थ ऑप्शन बच्चों, जिसमें कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक फंड्स ही एलोकेट किए जाते हैं और कुछ सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है पंचायत को, किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। फिफ्थ ऑप्शन बच्चों, जिसमें इंटरनल रिसोर्सेज से टैक्स और नॉन टैक्स से पंचायत कुछ अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। तो बच्चों ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जिनसे पंचायत अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। ओके, अब बात करते हैं पंचायती राज के क्रिटिसिज्म की कि कहाँ लैक रह गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में। तो पहला पॉइंट तो कि उनको प्रॉपर अमाउंट में फंड्स एलोकेट नहीं किए जाते हैं। दूसरा, उनकी ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी फंड्स के लिए स्टेट या सेंटर पर। तीसरा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई जगह बच्चों पंचायत का ऑफिस ही नहीं बना होता विलेजेस में, या ऑफिस होता है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। फोर्थ बच्चों, अगर फंड्स उनको मिलते हैं तो वो इस तरीके से मिलते हैं कि वो समय पे उनके पास नहीं पहुँच पाते, जिससे उनका डेवलपमेंट कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म बच्चों पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और सीरीज़ देखनी है तो आप चैनल के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शंस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी सीरीज़ आपको मिलेंगी अलग अलग प्लेलिस्ट के नाम से, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।